हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फार्माकोग्नोसी की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग, जो कि है एंटी ट्यूमर कैटेगरी की ड्रग विनका एंड पोडोफाइलम। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो विनका है भैया। इसको $1000 का क्वेश्चन समझ के रखिए। ये भैया आज अगर तैयार कर लेंगे तो आपको आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विनका के 4 स्टेप्स क्या होते हैं, मतलब इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, सॉरी, और फैमिली इसकी क्या होती है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका कौन सा होता है, और कौन सा केमिकल एंटी कैंसरस एक्टिविटी रखता है, और इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले हम जानेंगे कि भैया एंटी ट्यूमर एजेंट्स क्या होते हैं, ट्यूमर्स कितने टाइप का होता है, ट्यूमर होता क्या है आखिर, है ना। क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। और जिन बच्चों को केवल विनका के बारे में पढ़ना है तो भैया 3 मिनट वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये स्किप करना थोड़ा सा भारी पड़ेगा आपको, है ना। तो देख लीजिए, यहीं से बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भैया एंटी ट्यूमर एजेंट्स क्या होते हैं। तो एंटी ट्यूमर एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ट्यूमर को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब देखते हैं ट्यूमर क्या होता है ना। तो ट्यूमर आर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, आल्सो नोन एज ए नियोप्लाज्म। देखिए बेटा, जो ट्यूमर होता है, ठीक है, सपोज ये हमारी कोई सेल है, इसमें ट्यूमर है ना। ट्यूमर होता क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हमारे सेल्स की जब होने लगती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या माइटोसिस जब होने लगती है, भाई एक ग्रोथ होती है, जो हमारा N+2 अरेंजमेंट होता है सेल्स का, उसमें ग्रोथ होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ है। लेकिन जब वो अरेंजमेंट टूट के अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, तो भैया वो सभी के लिए प्रॉब्लम होती है ना। तो वो सेल जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही हो, या वो टिश्यू सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं, और वह टिश्यू जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही हो उसको हम ट्यूमरस सेल बोलते हैं या ट्यूमरस टिश्यू बोलते हैं। और उसी टिश्यू को हम टर्मिनोलॉजी देते हैं भैया नियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, नियोप्लाज्म। ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये जो मांस है ना, ये जो टिश्यू का हिस्सा है, इसको हमने बोल दिया नियोप्लाज्म। और जो इस ट्यूमर को खत्म करने के लिए एजेंट्स यूज किए जाएंगे उनको हम बोलेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। नियोप्लाज्म क्या है हमने बता दिया, कि जो अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ हो रही है उस मास को हम बोलेंगे नियोप्लाज्म। और इस नियोप्लाज्म को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाएंगी उनको हम बोलेंगे नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसरस ड्रग। ठीक है बेटा। अब समझिए, ट्यूमर्स जो होते हैं हमारे, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बेनाइन, या जिसको हम बोलते हैं नॉन कैंसरस, मतलब ये कैंसर नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है मैलिग्नेंट, मतलब कि ये कैंसर है भैया। यहाँ अगर ये वाली कंडीशंस आपके अंदर आती है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सचेत हो जाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, बेनाइन में क्या होता है, सपोज ये आपका सेल है ना। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, ये सेल है आपकी, ठीक है। इसके अंदर हमको ट्यूमरस लक्षण दिखे, है ना, जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखा। ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बेनाइन की। तो ये थोड़ा सा, इसकी जो ग्रोथ होगी नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होगी, लेकिन कैंसरस सेल से थोड़ा कम होगी। ठीक, थोड़ा क्या, बहुत कम होगी, है ना। तो इसमें जो सेल ग्रोथ होती है वो कम होती है, कम होगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या होगा भैया, कि सपोज ये हमारा कैंसरस सेल है, इसके बगल में ये हमारा लीवर की सेल है ना। तो ये इससे छेड़छाड़ नहीं करेगा। समझ में आई। मतलब ये कैंसर जो है ये दूसरी सेल्स के अंदर नहीं फैलेगा। अब अगर स्प्रेड नहीं कर रहा है दूसरे ऑर्गन्स में या दूसरी सेल्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं बेनाइन। ग्रोथ कम है, एबनॉर्मल ग्रोथ तो है, लेकिन कैंसरस ग्रोथ की तरह नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे बेनाइन। दूसरी कंडीशन, अपने पास वाली सेल्स के अंदर स्प्रेडिंग ना हो, मतलब कि बॉडी के, अगर सपोज इस उंगली के अंदर है ट्यूमर, तो दूसरी उंगली में ना हो या इस जगह से दूसरी जगह पर लोकेट ना करे, उसको हम बोलते हैं बेनाइन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन कैंसरस। इसका कोई सिम्टम्स नजर नहीं आता है, मतलब हमको पेन वगैरह कुछ नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई एहसास नहीं होता है कि हमारे अंदर ऐसा भी कुछ चल रहा है। ठीक है। तो डायग्नोज करना इसको थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया कि बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, सर ये नॉन कैंसरस होता है, इसके अंदर ग्रोथ तो नॉर्मल से ज़्यादा होती है लेकिन कैंसरस से बहुत कम होती है, इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है, और ये अपने पास वाली सेल्स में स्प्रेड नहीं करते हैं। क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेनाइन
और नॉन कैंसरस ट्यूमर डू नॉट इन्वेड नियर बाई टिश्यू, मतलब कि इन्वेड नहीं करता है, स्प्रेड नहीं करता है मेटास्टेटिस टू अदर ऑर्गन्स एंड रिमेन एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं होता है विद इन द बॉडी। दीज हैव अ फीवर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे, किसी तरह का दर्द नहीं होगा, किसी तरह के और कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। हैव अ स्लोअर ग्रोथ रेट देन द मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कैंसरस हमारी ट्यूमर होता है या मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उससे बहुत कम इसकी ग्रोथ रेट जो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैलिग्नेंट कैंसर्स की। तो भैया यहाँ पर हमने क्या कहा, ये ट्यूमरस सेल है, ये अपने पास वाली सेल्स के अंदर इन्वेड नहीं करती है, स्प्रेड नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर मैलिग्नेंट वाले केस में ये भैया एक सेल थी जिसके अंदर कैंसर हो गया था, ये कैंसरस सेल है। अब ये हमारी बगल वाली सेल है, इसके अंदर ये कूद जाएगी भैया, बड़ा खुराफात करेगी, इंटरफेयर करेगी, है ना। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं ना जो ज्यादा अपने मैटर को छोड़ के दूसरे के अंदर खुराफात करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, वही चीज है। अगर आपको मैलिग्नेंट कैंसर है, भगवान ना करे हो, अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन दिखती है कि यहाँ पर सेल दूसरी सेल्स के इंटरफेयर कर रही हैं, स्प्रेडिंग कर रही हैं, और उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही हाई है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है ना, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो वो मैलिग्नेंट कैंसर होगा आपका। ठीक है, हमने इसमें पहले क्या बताया था, ये स्प्रेडिंग नहीं होती है, इसमें स्प्रेडिंग होती है ना, स्प्रेड करेगा, इन्वेड करेगा, यहाँ पर सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर दर्द वगैरह मतलब बहुत सारे सिम्टम्स आपको नजर आने लगेंगे, हाँ आपको एहसास हो जाएगा कि भैया कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, और स्प्रेडिंग हो गई, सिम्टम्स नजर आएंगे, और ये भैया जो होती है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ तो होती ही है। अब थोड़ा सा हम आपको एक इमेज दिखा दें तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, तो देखिए भैया ये है बेनाइन ट्यूमर, है ना, ये बेनाइन ट्यूमर, इसमें हमने देखा कि हाँ ये ग्रोथ, ये हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स, और ये भैया ट्यूमरस सेल्स है, तो देख लो इसका साइज बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन ग्रोथ थोड़ा सा कम है। ठीक है, आराम से, मतलब कोई खतरनाक चीज नहीं है। इसमें क्या लिखा है, सेल्स आर नॉट कैंसरस एंड वुड नॉट स्प्रेड, मतलब ये स्प्रेड नहीं होंगी, अपने आसपास वाली सेल्स में स्प्रेड नहीं हो रही हैं। लेकिन ये मैलिग्नेंट वाला केस देखिए, ये सेल है हमारी नॉर्मल सेल्स, अब इसके पीछे देखो, ये वाली नॉर्मल सेल्स के पीछे ये पड़ गई है ना, अब ये पहले तो कैंसरस थी, अब इसको भी ये कैंसरस बना देंगे, ये सेल फिर इसको जाके कैंसरस बना देगी, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, कैंसर सेल्स का स्प्रेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ क्या कह रहा है, सेल्स आर कैंसरस एंड कैन स्प्रेड टू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, सपोज आपको लंग्स कैंसर है ना, नहीं मतलब किसी को लंग्स कैंसर है, आपको नहीं, किसी को लंग कैंसर है, तो लंग्स से आसपास के जो हमारी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर भी कैंसर सेल्स हमारी फैल जाएंगी। इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि भैया अगर पहले पता चल जाता तो हम इसको निकाल सकते थे, लेकिन अभी ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है ना, तो हम इसको किसी तरह से भी ट्रीट नहीं कर सकते। भाई पहले हम तो कीमोथेरेपी यूज करते हैं, कीमोथेरेपी के बाद में भैया सर्जरी का एक ऑप्शन रहता है, तो सर्जरी उसी केस में की जा सकती है जहां पर ज्यादा स्प्रेडिंग ना हुई हो, तो उसी हिस्से को निकाल सकते हैं, जैसे किसी के हाथ में हो गया तो हाथ काट के निकाल देंगे, है ना, लेकिन अगर हाथ से वो आगे फैल चुका है तो उसको थोड़ा सा निकालना कठिन हो जाएगा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, तो भैया दीज ट्यूमर्स आर कैंसरस एज दे पजेस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड इन्वेड अदर टिश्यूज। These tumors causes serious health risk and can interfere with the normal functioning of the tissues. Genetic and environmental factors are responsible for the cancerous occurrence of malignant tumor, है ना। कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं भाई, अगर आप तंबाकू वगैरह का सेवन कर रहे हैं ज़्यादा, है ना, अल्कोहलिक हैं, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा हमको ज़्यादा देखने को मिलता है कि हाँ मैलिग्नेंट कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और बाकी जो कुछ नहीं करते हैं उनके लिए भी ये इन्वायरमेंटल, है ना, बहुत लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित है, उसके एरिया में जो भी रह रहे हैं उनको उस चीज़ से सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपको पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, है ना, तो आपको लंग्स कैंसर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई रेडिएशन वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, स्किन कैंसर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो भैया ट्यूमर असामान्य ऊतकों या कोशिकाओं की सूजन या गांठ होती है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाती हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं विनका के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है ना। देखिए विनका बेटा, आप सभी लोगों ने इसको देखा होगा, है ना, सभी जगह पर ये प्लांट आपको मिल जाता है। सोचो इतना छोटा सा प्लांट और इतना ज़्यादा मेडिसिनल एक्टिव की पूछो मत, है ना। अभी तक ये मान के चलिए ये
सभी ने शायद देखा ही होगा, है ना? इसको हम सदाबहार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सदाबहार इसको बोलते हैं, मतलब हर समय ये हरा-भरा रहता है, ठीक है? इसीलिए सदाबहार कहते हैं, ठीक है? अब विनका इज़ द ड्राइड एंटायर प्लांट, ये बायोलॉजिकल सोर्स है। बायोलॉजिकल सोर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हम प्लांट के किस पार्ट से किसी ड्रग को कलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एंटायर पार्ट है प्लांट का। भाई कहीं कहीं होता है हम फ्रूट से लेते हैं, किसी से सीड से लेते हैं, ठीक है, किसी में लीफ से लेते हैं, किसी में रूट से लेते हैं। यहाँ पर हम पूरा का पूरा प्लांट, छोटा सा प्लांट है और पूरा का पूरा मेडिसिनली एक्टिव प्लांट होता है, ठीक है। तो विनका इज द ड्राइड इंटायर प्लांट ऑफ कैथरेंथस रोजियंस, ये भैया इसका बोटेनिकल नेम है और ये बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी से, ठीक है। एक मात्र और ड्रग है जो एपोसाइनेसी से आपके क्लास में मतलब फार्माकोग्नोसी में आपके ड्रग है, वो बिलोंग करती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया, इंटायर प्लांट ऑफ द कैथरेंथस रोजियस बिलोंगिंग टू फैमिली एपोसाइनेसी। क्वेश्चंस ऑलवेज आस्किंग अबाउट 4 स्टेप ऑफ पेरीविंकल। ये पेरीविंकल जो भैया नाम है ना, ये जीपैट जो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है भैया ना, वहां तक भी पूछा जाता है, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पेरीविंकल तो एकदम रट लीजिए, है ना। साइनोनिम्स इसका क्या है, कैथरेंथस या पेरीविंकल। पेरीविंकल मोस्ट पॉपुलरली पूछा जाता है, ठीक है। 4 स्टेप के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो 4 स्टेप इसके देख लेते हैं भैया हम। तो पहला स्टेप है आपका कैथरेंथस रोजियस, ये हो गया साइनोनिम्स। हम साइनोनिम्स लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये 4 स्टेप में नहीं आता है ना, ये 5 स्टेप में आ जाता है। 4 स्टेप में केवल बॉटेनिकल नेम, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज इसके लिखने होते हैं, ठीक है। बॉटेनिकल नेम कैथरेंथस रोजियस, एपोसाइनेसी फैमिली हो गई। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इंडोल एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग है। जब आप क्लासिफिकेशन किसी ड्रग का पढ़ते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पर आपको ये लिखने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडोल एल्कोलाइड कंटेनिंग जो ड्रग होंगी उनको हम एक क्लास के अंदर रखते हैं, है ना। एटीएम पीसी स्क्वायर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, इंट्रोडक्शन, है ना। तो देखिए इंडोल एल्कोलाइड कंटेनिंग ड्रग भैया है ये एजामेलिन, सर्पेंटिन। अब मेन केमिकल विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, यही दोनों ऐसे केमिकल्स हैं जो एंटी कैंसरस एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा विंडेसिन, फिर टेट्राहाइड्रो एल्सोटोनिन, ये सब बेकार वाले हैं, लिखना हो तो लिख दीजिए, अदरवाइज विनकिस्टिन, विनब्लास्टिन, एजामिलिन, सर्पेंटिन, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यूजेस की बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिए विनकिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आर एंटी कैंसर ड्रग। कैसे काम करती हैं, इनहिबिट करती हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबलिन। जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें ट्यूबलिन के पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करती हैं, जिससे ये सेल डिवीजन को रोक देती हैं। अब सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो ये इनका एंटी कैंसर रिस्पॉन्स हो गया। विनक्रिस्टिन आल्सो यूज्ड फॉर ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जो ल्यूकेमिया की डिजीज होती है जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, वहां पर भी हम विनका को यूज करते हैं, ठीक है। विनब्लास्टिन इज आल्सो यूज्ड फॉर हॉकिंस डिजीज। विनका आल्सो हैव एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, लेकिन एंटी डायबिटिक की तरह हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी इसकी थोड़ी बहुत ऑब्जर्व की गई है, लेकिन एज एंटी डायबिटिक एजेंट यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके यूज। तो हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया भैया, ट्यूमर क्या होता है, एंटी ट्यूमर एजेंट्स क्या होते हैं, ट्यूमर कितने टाइप का होता है, और विनका के 4 स्टेप्स, बायोलॉजिकल नेम मतलब बॉटेनिकल नेम, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन सा केमिकल एंटी कैंसरस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके यूज को हमने आपको डिस्कस किया है। अब अगली ड्रग है हमारी पोडोफाइलम। तो पोडोफाइलम को हमें लगता है कि दूसरी क्लास में हम डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा फिर ये, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, डाउट रह गया है आपका, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, तो आपका स्वागत है भाई, है ना, आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए।